जो मॉलिक्यूल्स एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, ठीक है, जब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स हम एक के बाद एक चेन में लगा देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हम उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। शुगर शुगर शुगर, एन नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लग गए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मोनोसेक्राइड बेसिक यूनिट हुई ना, बेसिक यूनिट किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीसेक्राइड भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि वो किससे बन रही है, वो मोनोसेक्राइड से बन रही है, एक से बन रही है, बड़ी यूनिट, सिंगल से बड़ी, तो पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, ठीक है, और सेक्राइड मीन्स शुगर, तो मोनोसेक्राइड से क्या बनता है, पॉलीसेक्राइड, और पॉलीसेक्राइड को ही हम बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन करें कार्बोहाइड्रेट्स का, इसमें देखो चार्ट में, तो एक तो हो सकते हैं मोनोसेक्राइड, जिनमें क्या है, सिंगल यूनिट है, सिर्फ सिंगल यूनिट है शुगर की, 1 यूनिट से, ये लिखा है ना नीचे, एक सिंगल यूनिट, कौन सी, जैसे कि ग्लूकोज आप पढ़ते हैं, हमने देखा ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये क्या है, ये तीनों मोनोसेक्राइड है, इसमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और हमें पता है कि ग्लूकोज जो हम फूड लेते हैं उसमें मोस्टली ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज क्या है, एक प्रॉपर एनर्जी का सोर्स है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, तो याद हमें लिखना है, मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल्स क्या हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों शुगर्स मोनोसेक्राइड है, सिंगल यूनिट है इनमें, ठीक है। दूसरी बात, डाइसेक्राइड, एक तो हो गए मोनोसेक्राइड यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल शुगर का, डाइसेक्राइड जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होके, अभी हमने बोला ना कि बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, तो बहुत सारे नहीं होंगे, इसमें सिर्फ 2 होंगे, क्योंकि ये डाइसेक्राइड है, ठीक है। कौन से एग्जाम्पल है डाइसेक्राइड शुगर्स के, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, ठीक है, ये तीनों क्या है, डाइसेक्राइड है। बेसिकली इनका काम भी यही है कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन तो अलग है, देते ये भी एनर्जी है, ठीक है, जैसे हम देखें तो सुक्रोज किससे मिलके बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, 2 यूनिट चाहिए ना बनाने के लिए, डाइसेक्राइड बनाने के लिए हमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट चाहिए, तो कौन कौन से हैं, इन केस ऑफ सुक्रोज वो 2 शुगर मॉलिक्यूल होंगे, एक तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बना लेंगे, एक सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज इज टेबल शुगर। टेबल शुगर क्या होता है, टेबल शुगर वही जो चीनी हम नॉर्मली खाते हैं, ठीक है। सिमिलरली लैक्टोज होता है, लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर, यहाँ पे लिखते हैं नीचे, इट्स चीकू यू आर लेट अगेन, बच्चा टाइम से आओ थोड़ा सा, ठीक है ना, हमें सिलेबस कवर करना है, अगर हम 10-10 15-15 मिनट वेट करने में निकाल देंगे और 10 बजे तुम लोग कहते हो कि मैम हमें फिर काम है, ठीक है ना, तो ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैसेज इसीलिए करा था ना मैंने सभी को, कि जिससे कि सब बच्चे टाइम पर आए, हमें सिलेबस कवर करना है ना सारा, या नहीं करना। लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर, सॉरी की बात ही नहीं है बच्चे, सॉरी की बात ही नहीं है, सॉरी बोलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता सॉरी बोलने से, ठीक है। ट्राई करो, देखो 10 मिनट बाद भी तो तुम आए ही हो ना, या तो आते ही नहीं, 10 मिनट बाद भी आए हो, तो ट्राई टू ये करो कि 10 मिनट जो तुम्हारे वेस्ट हुए उसको पहले से करना शुरू करो, उस काम को जहां भी तुम बिजी थे, ठीक है, उठे अगर लेट हो तो 10 मिनट पहले उठ जाओ, ठीक है ना, क्योंकि अब पता है क्या होने वाला है, क्लास अभी तो 1 घंटे की है, 10 मिनट लेट शुरू हुए, बच्चे 50 मिनट, ठीक है। मैं सोच रही थी कि 1 घंटा 10 मिनट की क्लास में, लेकिन आपके 10 मिनट वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं वेट करने में, हमें अब थोड़ा लंबा क्लास लेना होगा तभी सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है ना, इस बात को समझू थोड़ा सा, ठीक है। चलो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं ना, मुझे उनसे बहुत ज्यादा वो है कि दे विल गिव गुड रिजल्ट्स, आप रेगुलर अगर क्लास में आ रहे हो ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम से भी आना है, बस इतनी सी बात याद रखो, ठीक है। तीसरा हो गया माल्टोज, तो हम क्या देख रहे हैं, डाइसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आर मोनोसेक्राइड सिंगल शुगर, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज आर डाइसेक्राइड, 2 शुगर मॉलिक्यूल से वो मिलके बना है। अगर हम माल्टोज की बात करें तो ये किससे मिलके बना है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से, ठीक है, बस इसका एग्जाम्पल याद रख लेना, ऐसे इसमें से ज्यादा नहीं आएगा। मेन है पॉलीसेक्राइड,
पॉलीसेक्राइड नाम से पता लग रहा है, पॉली मीन्स मल्टीपल, जिसमें बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स मिलकर बनेंगे एक कार्बोहाइड्रेट। यहाँ लिखा है ना मैनी, तो एक हो गया 1, 2 और मैनी। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। एक ओलिगोसेक्राइड भी होता है, उसमें 2 से लेके 10 तक की आपकी यूनिट्स हो सकती हैं, इसके बीच में आएगा वो। ठीक है, चलो, तो हमें बेसिकली देखना है सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च के बारे में, क्योंकि ये क्या है, ये बड़े कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल है जो बहुत बड़ी बड़ी चेनों को मिलाकर बने हैं। इसमें क्या होगा, बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स एक चेन में कंबाइन होंगे और उससे जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। बेसिकली जो पॉलीसेक्राइड होते हैं उनका फंक्शन है स्टोरेज में, वो एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे ग्लाइकोजन एनिमल्स में है, हमारे अंदर जैसे लिविंग्स में, एनिमल के केस में एनर्जी कौन स्टोर करता है, ग्लाइकोजन। स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो इसी पॉलीसेक्राइड का क्लासिफिकेशन हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलो, तो पहली बात तो ये हो गई, पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स। समझ आया ना, शुगर इन द केस सेक्राइड्स। ठीक है, लॉन्ग चेन जब शुगर मॉलिक्यूल्स की लगेंगे दे विल फॉर्म पॉलीसेक्राइड। रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड। अब ये ज्वाइन कैसे होंगे, देखो यहाँ देखो, इसमें क्या लगे हैं, 3 यूनिट है ये, 1, 2 और 3। 3 क्या है, ये शुगर के मॉलिक्यूल है, ये एक के बाद एक कंबाइन हुए। तो ये जैसे कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे कंबाइन हुआ ना, ये यहाँ पे कंबाइन हुआ, तो जिस बॉन्ड के थ्रू ये कंबाइन हो रहे हैं उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या हम बोल सकते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो याद ये रखना है, पॉलीसेक्राइड में जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं मल्टीपल, वो कौन से लिंकेज के थ्रू कंबाइन होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। ठीक है, पॉलीसेक्राइड को ग्लाइकन्स भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा नाम है इनका पॉलीसेक्राइड का। एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड। 3 एग्जाम्पल है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये याद रखना है। देखो ये स्टार्च का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कैसा स्ट्रक्चर है इसका, एक तो लीनियर फॉर्म भी है, ये सीधी सीधी चल रही है चेन, और कहीं कहीं पे से ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ठीक है, लीनियर प्लस ब्रांच दोनों टाइप के स्ट्रक्चर है स्टार्च के अंदर। दूसरी बात देखते हैं, पॉलीसेक्राइड में 2 तरीके के पॉलीसेक्राइड होते हैं। एक होते हैं होमो, नाम से पता लग रहा होगा, होमो और हिट्रो में क्या डिफरेंस है। होमो पॉलीसेक्राइड, हिट्रो पॉलीसेक्राइड। होमो वो हो गया जिसमें सारी मोनोसेक्राइड यूनिट्स कैसी होंगी, एक ही शुगर मॉलिक्यूल की होंगी। ठीक है, जैसे आप बात करो सेलुलोज, सेलुलोज में क्या होता है, सेलुलोज भी हो गया, स्टार्च भी हो गया। ठीक है, उनमें क्या है, दोनों में एक तरीके का ही मोनोसेक्राइड है। कौन सा, जैसे दोनों किससे बने, ग्लूकोज यूनिट से ही बने हैं। ठीक है, होमो मतलब एक, सिमिलर होगा, होमो मतलब होमोजीनियस, सिमिलर चीज है। जितने भी शुगर मॉलिक्यूल है वो एक ही मोनोसेक्राइड है। क्या है, सेलुलोज और स्टार्च के केस में ग्लूकोज, जब बहुत सारे ग्लूकोज कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा, सेलुलोज बन जाएगा। अगर बहुत सारे ग्लूकोज दूसरे टाइप के कंबाइन हो रहे हैं तो स्टार्च भी बन सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना, स्टार्च किससे बना है, ग्लूकोज से बना है सिर्फ, इसमें और कोई फ्रक्टोज वगैरह नहीं आ रहा। ठीक है, तो ग्लूकोज, वो स्टार्च और सेलुलोज क्या हुए, हमारे होमोपॉलीसेक्राइड। एक होते हैं हिट्रोपॉलीसेक्राइड, इसमें क्या होगा, मोनोसेक्राइड एक से ज्यादा तरीके के होंगे, मोर देन वन टाइप। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है हाइएलुरोनिक एसिड। ठीक है, ये याद रखना है, हिट्रोपॉलीसेक्राइड का एग्जांपल क्या है, हाइएलुरोनिक एसिड। ये किससे बना है, ये 2 यूनिट से बना है। ठीक है, मोर देन वन बोलेंगे ना, कौन सी 2 है, एक है ग्लूकोरोनिक एसिड और एक है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। ठीक है, हाइएलुरोनिक एसिड किससे मिलके बना है, 2 डिफरेंट यूनिट से, यानी कि 2 डिफरेंट मोनोसेक्राइड से। कौन कौन से, एक हो गया ग्लूकोरोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये याद रखना, कभी कभी आ सकता है ये। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड। कहाँ मिलता है ये, कनेक्टिव टिश्यू और स्किन में, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है और स्किन है उसमें ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड मिलता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या याद करा कि पॉलीसेक्राइड क्या है, पॉलीसेक्राइड के 2 वेरिएशन है,
हेट्रो और होमो। होमो में क्या होगा, एक ही तरीके की शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे एक ही टाइप का होगा, ठीक है। और हेट्रो में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा तरीके के, मोस्टली दो ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि तीन चार टाइप के होंगे, एक से ज्यादा होगा, यानी कि दो हो सकते हैं, दो एक साथ मिलके क्या बनाएंगे, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, हाइलुरोनिक एसिड। एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन, अब अगर आप पॉलीसेक्राइड्स का देखोगे तो ये ऐसे होगा, जैसे पॉलीसेक्राइड हमने देखा दो टाइप का है, होमो और हेट्रो, ठीक है। होमो में अभी हमने बोला था, पीछे मैंने बताया कि क्या क्या एग्जाम्पल है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, ठीक है। होमो पॉलीसेक्राइड में भी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यहां लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि जो मॉलिक्यूल बन रहा है पॉलीसेक्राइड का, उसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। फंक्शन इन द सेंस, क्या वो पॉलीसेक्राइड स्टोरेज में हेल्प कर रहा है, या वो पॉलीसेक्राइड किस में हेल्प कर रहा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या करा गया है, होमो पॉलीसेक्राइड्स को डिवाइड करा गया है। जैसे स्टोरेज कौन कौन से पॉलीसेक्राइड हेल्प करते हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टार्च और ग्लाइकोजन का रोल है स्टोरेज ऑफ एनर्जी में, ठीक है। स्टार्च किस में, प्लांट्स में, प्लांट्स में एनर्जी स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, स्टार्च। अगर हम एनिमल्स की बात करें, अपनी बात करें, तो ह्यूमन बींग्स के केस में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कहाँ होती है, वो होती है ग्लाइकोजन में, ठीक है। ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लांट्स के केस में स्टार्च में, हम देखा है ना, आलू खाते हैं हम, आलू में क्या है, स्टार्च होता है ना, पोटैटो स्टार्च। तो स्टार्च क्या कर रहा है, वो एनर्जी स्टोर करता है। और हमारी बॉडी में कौन सा मॉलिक्यूल स्टोर कर रहा है, ग्लाइकोजन, ये याद रखना है। वहीं दूसरा हमने देखा, होमोपॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं या पॉलीसेक्राइड है जो क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में सेल का हेल्प कर रहे हैं। जैसे तुमने पढ़ा है पहले, उसमें पढ़ा है ना प्लांट किंगडम में, कि प्लांट का सेल वॉल किसका बना है, सेलुलोज का बना है, सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था हमने, ठीक है ना। तो सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, या हम बोले तो पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी नहीं स्टोर कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर, सेल वॉल, सेल वॉल बनाते हैं सेलुलोज। सिमिलरली काइटिन, एनिमल्स के केस में आउटर फॉर्मेशन या सेल वॉल की कोटिंग, सेल वॉल तो नहीं होती एनिमल्स में, जो सेल मेम्ब्रेन का कोटिंग होगा बाहर का, सेल मेम्ब्रेन में, कभी किसी एनिमल्स में, इसका बेस्ट एग्जांपल है आर्थ्रोपॉड्स। आर्थ्रोपॉड्स में कौन आता है, कौन बताएगा, सेल मेम्ब्रेन में आउटर कवरिंग अगर किसी एनिमल की बनानी है, जैसे सेलुलोज क्या कर रहा है, सेल वॉल बना रहा है, सेल वॉल प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस में तो सेल वॉल एब्सेंट है किसी किसी एनिमल में, लेकिन क्या होता है, आउटर कवरिंग बनती है फॉर प्रोटेक्शन, जैसे कि आर्थ्रोपॉड्स। तो वो आउटर कवरिंग किसकी बनेगी, काइटिन की। आर्थ्रोपॉड का एग्जाम्पल बताओ, आर्थ्रोपॉड एनिमल्स होते हैं, आपने सही बताया, हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था ना, कौन से आर्थ्रोपोडा में आता है कौन बताएगा, आर्थ्रोपॉड्स में कौन आते हैं, कॉकरोच तो नहीं आता कहीं, कॉकरोच आता है या लीच आता है, अब तो मैंने ऑप्शन दे दिया, तुम्हें चूज करो, आर्थ्रोपॉड में लीच आएगा या कॉकरोच, कॉकरोच आएगा ना। तो देखा है तुमने, हमने देखे भी है कॉकरोच, कॉकरोच आपने देखा होगा तो ऊपर शाइनी सी कवरिंग होती है ना, उसके बाहर शाइन करता है वो, देखिए ना कॉकरोच, सब नहीं देखा होगा, बाहर से देखना वो चिकना सा होता है, तो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो किसकी बनी है, वो काइटिन की बनी है। और काइटिन क्या है, एक, क्या है, कहाँ लिखा था, होमोपॉलीसेक्राइड, हाँ ठीक है ना, समझ आ गया। तो हमने ये देखा कि होमोपॉलीसेक्राइड्स के केस में क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि कार्बोहाइड्रेट फंक्शन क्या कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके बेसिस पे उनको डिवाइड करा गया है। स्टार्च और ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज, सेलुलोज और काइटिन का रोल है स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में। हाँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक भी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, होता है हाँ, ठीक है ना। एनिमल किंगडम पढ़ लिया ना अच्छे से, इम्पॉर्टेंट है बच्चों वो चैप्टर भी, ठीक है ना। चलो
लास्ट हो गया हमारा हेटेरोपॉलीसेकेराइड, जैसे हमने पीछे देखा हाई एलुरोनिक एसिड, सिमिलरली एक एग्जांपल और है हेपेरिन। इसमें क्या समझ आया कि वन से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल की यूनिट से बना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस किसमें, इस टेबल में ये है कि स्टार्च जो बनता है वो अल्फा ग्लूकोज यूनिट से बनता है और ग्लाइकोजन भी, लेकिन सेलुलोज बनेगा बीटा से, बस ये याद रखना है। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है सब, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टाइप का है, याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। अल्फा और बीटा दो तरीके की ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा मे बी। तो सेलुलोज जो बनता है वो बीटा ग्लूकोज यूनिट से बनता है, और इस स्टार्च और ग्लाइकोजन किससे बनता है, अल्फा से, ठीक है, अल्फा यूनिट से, ठीक है। आगे यहां तक समझ में, बोलो। अब ये देखो अल्फा बीटा में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देख सकते हो आप। अल्फा में क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन का जो OH है, फर्स्ट, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऐसे बनता है ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन का जो OH है वो सेम साइड पर होगा, ठीक है, कहाँ होगा, वो सेम साइड पर होगा, तो उस केस में उसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। और अगर फर्स्ट और फोर्थ कार्बन का OH ऑपोजिट हो गया ना, इसका नीचे और ये वाला ऊपर है, ठीक है, तो ये होता है बीटा ग्लूकोज। और अगर हम ऐसा लीनियर फॉर्म बनाए तो ये है इसका, ठीक है। अब मेरे से ज्यादा तुम्हें आती होगी केमिस्ट्री, ऐसे करके इसको, फर्स्ट तो ये होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जब इसी को रिंग फॉर्म में बनाएंगे तो एक फॉर्म अल्फा होगी और एक फॉर्म बीटा होगी, ठीक है। तो ये होगा अल्फा और बीटा ग्लूकोज। स्ट्रक्चर अगर नहीं ध्यान आ रहा कोई बात नहीं, स्टार्च और ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज से मिलके बनते हैं, और ग्लूकोज सेलुलोज किससे बनता है, सेलुलोज बेसिकली बीटा ग्लूकोज से बनता है, इस वाले से, ये याद रखना है हमें, ठीक है। समझ आ गया, यहां तक समझ में आई चीजें, बोलो। बहुत कम बच्चे क्लास में, कहाँ चले गए सब, अब तो एग्जाम भी खत्म हो गया। चीकू, हर्ष, निगम, ऋषभ, तुषार, एग्जाम तो हो गए ना अब, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग का भी इशू नहीं, आई थिंक, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। अभी हमने देखा ना ग्लाइकोजन क्या है, कौन बताएगा ग्लाइकोजन का रोल क्या है बॉडी में, क्या रोल है ग्लाइकोजन का, इट्स फॉर स्टोरेज ऑफ एनर्जी, है ना, एनर्जी स्टोर कर रहा है किसमें, एनिमल्स में, हमारे अंदर, जैसे हाँ, स्टार्च का इंस्टीट मतलब, इंस्टीट थोड़ी बोलेंगे, ऑल्टरनेटिव, ठीक है, स्टार्च का ऑल्टरनेटिव हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के केस में क्या है, ग्लाइकोजन, ठीक है, ऑल्टरनेटिव, ठीक है। चलो, किससे बनाए ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ही मिलके बनाए, जब मल्टीपल ग्लूकोज की यूनिट्स, ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, मल्टीपल ग्लूकोज यूनिट्स एक के बाद एक लग जा रही हैं चेन में, तो वो किसका फॉर्मेशन कर रही है, ग्लाइकोजन का। दूसरी बात कि इसमें जो ग्लूकोज यूनिट्स कनेक्ट होंगी वो कैसे कनेक्ट होंगी, दो तरीके से होंगी, एक तो लीनियर, एक तो सीधी सीधी चेन चल रही है ना, और उन्हीं चेन में से कहीं कहीं ब्रांचेस भी निकली होंगी, दिख रही है ना इस वाले में, ये देखो, ये चेन कैसी चल रही थी, लीनियर थी, सीधी, और इसी लीनियर चेन में से ब्रांचेस भी निकल रही थी। तो ग्लाइकोजन कैसा है, एक ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड, ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड, ठीक है, जिसमें क्या है, ब्रांचेस है। अगर सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज होता है लीनियर, उसमें ऐसे कोई ब्रांचेस नहीं होती, वो सीधा सीधा ऐसे होगा बस, ठीक है, कहीं से कोई भी ब्रांच नहीं निकलेगी, ठीक है। इसी डायग्राम में आप देखो इन्होंने क्या करा है, इसके स्ट्रक्चर को इलैबोरेट करके दिखाया है नीचे, ये दिख रहा है यहाँ पे, इतने पार्ट को इसने इलैबोरेट करा, तो देखो ये यूनिट्स कंबाइन हो रही है, और इसने यहाँ फिर ब्रांचेस को दिखाया कि ब्रांच कैसे कंबाइन हो रही है, किसी एक शुगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के CH2OH से ही दूसरे ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे ये ब्रांच निकल रही है, तो ये कहाँ से निकल रही है, ये इस वाले कार्बन से निकल रही है, CH2OH वाले से, ठीक है। अब नेमिंग और नंबरिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, जैसे फोर्थ था, फिफ्थ था और ये सिक्स्थ था,
तो 6th कार्बन पे क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा ब्रांच निकल रही है इन द केस ऑफ ग्लाइकोजन। सब में नहीं होता, ग्लाइकोजन का केस अलग है क्योंकि वो ब्रांच्ड है। और यहाँ तुम देखो ये है सेलुलोज, ये सीधा सीधा है ना मॉलिक्यूल, एक के बाद एक यूनिट कंबाइन होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें ऊपर की तरफ 6 पे कोई और ब्रांच भी निकल रही है। ठीक है, तो सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसमें क्या हो रहा है, 1 और 4, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन और दूसरे पड़ोसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कौन सा, 4th कार्बन कंबाइन हो रहे हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, 4th, नंबरिंग आई थिंक गलत हो गई। ठीक है, तो कौन सी लिंकेज होती है, फर्स्ट और 4th। ये और ये दोनों कंबाइन हो गए आपस में। ठीक है, तो ऐसी लिंकेज को बोलते हैं फर्स्ट और 4th, 1-4 लिंकेज। इतना डिप में जाना नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है हमें, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग देख लो। ठीक है, तो कौन सी लिंकेज हो रही है, फर्स्ट और 4th, स्टार्च में भी और सेलुलोज में भी। स्टार्च और सेलुलोज में लिंकेज दोनों में फर्स्ट और 4th कार्बन की हो रही है, लेकिन ग्लूकोज यूनिट्स अलग अलग है। ठीक है, स्टार्च के केस में ग्लूकोज कौन सा है, अल्फा, और सेलुलोज के केस में होता है बीटा। बस इतना याद रखना है। ठीक है, ये भी ज्यादा ही है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात, ग्लाइकोजन में आपको ये देखनी है कि दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, कि राइट हैंड साइड जो है वो रिड्यूसिंग एंड है। राइट हैंड साइड कौन सा होगा, अगर ये वाला पार्ट देखें। ठीक है, तो एक होता है रिड्यूसिंग एंड, रिड्यूसिंग एंड भी बोलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ शुगर्स को बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, कुछ को बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर वो होती हैं जो बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, एक होता है बेनेडिक्ट टेस्ट, एक होता है फेलिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं इनके केमिस्ट्री में। इनमें क्या होता है, जब हम टेस्ट करते हैं किसी भी शुगर को, तो ये हमें क्या होता है, डिफरेंट कलर्स देते हैं टेस्ट। ठीक है, जैसे क्या होगा, शुगर के लेवल के अकॉर्डिंग कि उस कार्बोहाइड्रेट में कितना शुगर प्रेजेंट है, उसके हिसाब से क्या होगा, कलर चेंज होता रहेगा सॉल्यूशन का। ब्लू, ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्लू, ऐसे करके क्या होता है, वेरिएशन होता है, ऑरेंज। ठीक है, तो वेरिएशन होता है अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोजिशन ऑफ शुगर इन द पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये टेस्ट जो दे सकते हैं, जो शुगर फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट में कलर्स देते हैं, उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ग्लाइकोजन के केस में एक एंड तो रिड्यूसिंग एंड है, और लेफ्ट हैंड जो है हमारा वो है नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग एंड, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है, ना कोई आपको टेस्ट ध्यान रखना है। ठीक है, टेस्ट बेसिकली ये होता है कि रिड्यूसिंग एंड में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जिन फंक्शनल ग्रुप्स की हेल्प से क्या होता है, जो ये टेस्ट लिखे हैं फ्रेलिंग और बेनेडिक्ट, इसमें कलर्स आते हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे। नॉन रिड्यूसिंग एंड में फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट होगा, तो वो कलर हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, समझ आया इतना। और लास्ट में लिखा है कि ग्लाइकोजन में क्या है, ब्रांचेस प्रेजेंट है। ब्रांचेस हमने देख ली कि कैसे कैसे प्रेजेंट है। याद रखना है कि ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल में स्टोरेज का एक सोर्स है, एनर्जी स्टोरेज का। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनमें से क्वेश्चन आता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। कॉम्प्लेक्स से नाम से ही पता लग रहा है, अभी तक हम बोल रहे थे कि पॉलीसेक्राइड जो भी हैं उनमें क्या है, उनमें सिंपल शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर ही बोल रहे थे ना। लेकिन जो पॉलीसेक्राइड कॉम्प्लेक्स है उनमें क्या होता है, उनमें शुगर मॉलिक्यूल तो है ही, वो भी मॉडिफाइड है। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा अमीनो शुगर भी है। ठीक है, यानी कि जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो मॉडिफाइड है। मॉडिफाई कैसे हुआ, इसमें देखो अमीनो ग्रुप लग गया। ठीक है, अमीनो ग्रुप किस में आता है, प्रोटीन्स में आता है ना, देखा था हमने, अमीनो एसिड में आता था, या हम बोल सकते हैं प्रोटीन्स में होता है अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो ऐसा शुगर मॉलिक्यूल या ऐसा कार्बोहाइड्रेट या ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें शुगर मॉलिक्यूल सिंपल नहीं है, वो क्या है, वो मॉडिफाई हो गया है, उसमें एक अमीनो ग्रुप आके लग गया, या हम बोले उसमें एक एसिटिल ग्रुप आके लग गया, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन, तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। जैसे हमने पीछे देखा, काइटिन का एग्जाम्पल देखा था, यहाँ देखा था ना काइटिन,
तो ये काइटिन क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। और एक्सोस्केलेटन में किसके प्रेजेंट है, आर्थ्रोपॉड्स के। ये क्वेश्चन नीट में आया है आई थिंक 21 में, लास्ट ईयर शायद, ठीक है। कि उसमें डायरेक्ट ये पूछा था, पॉलीसेक्राइड नहीं पूछा था, उसमें क्या पूछता कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स इज मेड अप ऑफ। तो अब या तो इस क्वेश्चन को आप ये देख लो कि हमने यहाँ पढ़ा था या हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, दोनों जगह लिखी है ना ये बात। एनिमल किंगडम में भी दी हुई है आर्थ्रोपॉड्स में, और यहाँ भी दी हुई है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसको पता होगा कि क्या होता है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड में जो शुगर मॉलिक्यूल होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स क्यों होगा, क्योंकि उसमें अमीनो ग्रुप लगा होगा, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जरूर होगा उसमें, एसिटिल ग्रुप लग गया, अमीनो ग्रुप लग गया, तो उस केस में वो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, ठीक है। यूनिट्स क्या हो सकती है ये याद रखना। बिल्डिंग ब्लॉक कैसे बोलेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता है जैसे कि ग्लूकोसा अमीन, इसमें लगा ना अमीन ग्रुप, ऐसे ही एक होती है यूनिट गैलेक्टोसा अमीन, ठीक है। तो अमीनो ग्रुप इन दोनों यूनिट्स में लग रहा है, ग्लूकोज प्लस अमीनो ग्रुप, ठीक है। गैलेक्टोज प्लस अमीनो ग्रुप, कहने का मतलब है अमीनो ग्रुप लग रहा है एक एक्स्ट्रा, तो इस कंडीशन में वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, ठीक है। दूसरी बात स्टार्च की देखते हैं। स्टार्च के लिए तुमने सबने पढ़ा होगा कि आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो आयोडीन टेस्ट जब स्टार्च के साथ करते हैं तो वो कौन सा कलर देता है, कौन सा कलर देता है, बोलो भाई, कौन सा कलर देता है आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए, ब्लू देता है ना। ब्लू कलर कैसे देता है, अब वो ये देखने वाली बात है। अभी हमने देखा स्टार्च है एक चीज और एक है सेलुलोज, ठीक है। दोनों ही किससे बने हैं, ग्लूकोज यूनिट से, तो सेलुलोज क्यों नहीं देता, भाई दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, दोनों ही ग्लूकोज की यूनिट से बने हैं, तो सिर्फ स्टार्च ही क्यों हमें ब्लू कलर देता है आयोडीन टेस्ट के साथ, सेलुलोज नहीं देता। इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, क्योंकि स्टार्च का क्या होता है, स्टार्च का जो स्ट्रक्चर बनता है ना वो ऐसे हेलिक्स बना लेता है, ऐसा थोड़ा सा ब्रांच, स्टार्च का स्ट्रक्चर भी ब्रांच्ड होता है। उसमें दो तरीके के होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज तो लीनियर चेन होती है और अमाइलोपेक्टिन कैसी होती है, ब्रांच्ड फॉर्म होती है, ठीक है। और स्टार्च क्या करता है, हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे डीएनए का हेलिक्स होता है, ऐसे होगा ना गोल गोल। तो इस गोल गोल हेलिक्स में आयोडीन जब हम डालते हैं स्टार्च में तो क्या होता है, आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो इसमें आके ट्रैप हो जाते हैं। मान लो इस हेलिक्स के बीच में फंस गया, ठीक है। इसमें जब वो ट्रैप हो जाता है तो वो आयोडीन क्या करता है, स्टार्च को ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज क्या है, लीनियर है, उसमें कोई ऐसा हेलिक्स नहीं बन रहा, वो लीनियर है, तो वो ट्रैप नहीं कर पाएगा आयोडीन को। उस पर अगर आप डालोगे भी तो होल्ड नहीं कर पाएगा या पकड़ नहीं पाएगा आयोडीन के मॉलिक्यूल को, तो वो क्या होगा, वो कलर नहीं देगा, ब्लू कलर नहीं देगा, ठीक है। स्टार्च क्या करता है, आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर लेता है, और आयोडीन थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे तो वो डायरेक्ट क्या दिखेगा आपको, ब्लू ही दिखेगा पूरा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टार्च और आयोडीन का क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स क्या है, सेलुलोज के केस में एब्सेंट है, क्योंकि वो उसको होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। समझ आई इतनी बात, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज है इन्यूलिन, बुक में दिया हुआ है ये इन्यूलिन, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि ये किसका यूनिट है, ये है फ्रक्टोज से बना हुआ। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन सब किससे बने हैं, ग्लूकोज से। लेकिन अगर फ्रक्टोज का कोई पूछता है कि फ्रक्टोज का पॉलीसेक्राइड क्या है, तो उसका आंसर होगा इन्यूलिन। इन्यूलिन किस में मिलता है, रूट्स में, बहुत सारे प्लांट्स की, जैसे कि वीट, अनियन, गार्लिक, आर्टिचोक्स, इन सब की रूट्स में अगर एक कंपाउंड मिलता है इन्यूलिन, ये एज अ डाइटरी फाइबर, फाइबर क्या होता है, जो हमारी बॉडी में क्या डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वो क्या रफेज है, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, तो हमारे स्टमक को एक तरीके से हेल्दी रखने में वो हेल्प करता है। तो दैट कंपाउंड इन्यूलिन इज मेड अप ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, ये याद रखना है। इन्यूलिन इज द पॉलीसेक्राइड ऑफ फ्रक्टोज, क्योंकि मोस्टली जो भी हमने देखे स्टार्च वगैरह सब वो ग्लूकोज के पॉलीसेक्राइड है, तो फ्रक्टोज का क्या होगा, इन्यूलिन, और कहाँ मिलता है, रूट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीसेक्राइड्स। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो।
नहीं तो फिर हम आगे डीएनए पढ़ते हैं। बोलो भाई। तुम सभी बच्चे एक ही स्कूल के हो या अलग अलग है? हेलो हेलो। एक ही स्कूल के बच्चे सब? अलग अलग? अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम्हारा रात रात को भी बैच अटेंड करते हो कोई? रात को ओपन बैच में भी जाते हो? नहीं ना। ठीक है, सेम ही होता है क्योंकि सब में। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो यहां तक हमने देखा पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। अभी देखते हैं एक अलग सी बात है ये। इसमें क्या देखना है हमें? इसमें ये देखना है बेसिकली, पहले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देख लेते हैं। ठीक है, इसमें सिंपली ये बता रहा है, देखो अभी तक हमने देखा कि प्रोटीन्स किसके बने हैं। किसके बने हैं प्रोटीन? जल्दी जल्दी बताते जाओ। प्रोटीन्स किसका बना है? फिर बताना कार्बोहाइड्रेट किसका बना है। और फिर तुम बताओगे कि न्यूक्लिक एसिड किसका बना है। ठीक है, प्रोटीन्स किसका बना है? अमीनो एसिड्स का। तो ऑब्वियसली हमें चेन बनानी है अमीनो एसिड की, तो वो चेन कौन से बॉन्ड के थ्रू बनेगी? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जब अमीनो एसिड 1 2 3 4 सब लाइन में लगेंगे तो उनको आपस में हाथ पकड़ना पड़ेगा ना एक दूसरे का, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो जो बॉन्ड अमीनो एसिड्स में बनता है, या हम बोले जो बॉन्ड प्रोटीन्स में बनता है, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए प्रोटीन्स को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, बोलते हैं ना। प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स भी हम बोलते हैं क्योंकि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है ये देखो, यहाँ लिखा है नीचे। जब एक कार्बोक्सिल ग्रुप, ध्यान है ना अमीनो एसिड में क्या था? एक कार्बन पे एक OOH, एक NH2, एक हाइड्रोजन और एक साइड चेन यानी कि R ग्रुप था। ठीक है, NH2, एक हाइड्रोजन और एक साइड चेन, ये था ना। जब एक COOH दूसरे अमीनो एसिड के, पड़ोसी अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप से कंबाइन होता है, तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड। ठीक है, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे देख लो, ये अमीनो एसिड 1 हो गया, ये अमीनो एसिड 2 हो गया, इसका COOH ग्रुप और इसका क्या था? NH2 ग्रुप। इन दोनों ने ज्वाइन होके, ज्वाइन भी कैसे, एग्जैक्टली ज्वाइन नहीं होना, इन्होंने क्या करा, जो इसका OH था और इसका H था, इन दोनों ने मिलके क्या, वाटर का एलिमिनेशन हुआ यहाँ पे, वाटर एलिमिनेशन हुआ और ये CONH कंबाइन हो गए, ये हो गए देखो। ठीक है, तो ये क्या बना? CONH जो ये बीच में बना, CO तो यहाँ से आया ना और NH यहाँ से आया, और एक्स्ट्रा पोर्शन जो था वो OH और H का, वो वाटर बन के रिलीज हो गया। तो CONH जो ये बन रहा है, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप मिलके जो बॉन्ड बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया इन केस ऑफ प्रोटीन्स। सिमिलरली अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होगी? बताओ। और न्यूक्लिक एसिड की क्या होगी? ऋषभ, ऋषभ बताएगा कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या है। और चीकू आप बताओ न्यूक्लिक एसिड की क्या है? ग्लाइकोजन तो बच्चा खुद कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन क्या है? एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ग्लाइकोजन किससे बना है। किससे बना है ग्लाइकोजन? न्यूक्लिक एसिड किससे बना है चीकू? मोनोमेरिक यूनिट न्यूक्लिक एसिड की क्या है? कोई रिवीजन नहीं चल रहा। न्यूक्लियोटाइड है। कार्बोहाइड्रेट की क्या है? ओ नो नो नो, कार्बोहाइड्रेट की देखा पढ़ाई चल ही नहीं रही, कोई पढ़ाई नहीं चल रही, टेस्ट में कैसे करोगे फिर? मोनोसेक्राइड होता है ना, यानी कि ग्लूकोज।
संडे का टेस्ट नहीं देना या देना है? ठीक है, हाँ ग्लूकोज है ना। तो क्या देख रहे हैं हम कि भाई डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कैसे कंबाइन होंगे, जैसे यहाँ पे अमीनो एसिड कंबाइन हो रहे थे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, सिमिलरली ग्लूकोज यूनिट्स कैसे कंबाइन होंगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। पीछे भी बताया था मैंने, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1,4 भी होता है, 1,2 भी होता है, 1,6 भी होता है, डिपेंडिंग की कौन सा कार्बन अटैच हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड कार्बन हो रहे हैं तो 1,2, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन हो रहे हैं 1,4। ठीक है, यहाँ पे ये देखो एक कार्बन का फर्स्ट एंड, यहाँ देख लो, चलो यहाँ लिखा है एक कार्बन का फर्स्ट और एक कार्बन, एक ग्लूकोज का सेकंड, जब ये दोनों मिलके कंबाइन हुए तो इन्होंने बीच में ऐसे कंबाइन हो गए, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स कैसे कंबाइन होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। ठीक है, 3 तरीके की होती है, वो हमें ध्यान नहीं रखना, बस याद रखो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। सिमिलरली अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो होती है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, उसमें बनता है एस्टर बॉन्ड। ठीक है, एस्टर बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है ये मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है। डीएनए में क्या क्या याद है, न्यूक्लियोटाइड, पीछे का रिवाइज करो पहले तो तुम भूल गए। ये पढ़ा था हमने, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक तो होता है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, यहां लिखा है देखो, नाइट्रोजन बेस, शुगर, शुगर यानी कि मोनोसेक्राइड, और एक फॉस्फेट, 3 चीजों से मिलके क्या बन रहा है, न्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से बनता है आरएनए और डीएनए। ठीक है, 5 तरीके के बेसिस होंगे, 2 तरीके के शुगर हो गए, राइबोस और 2 डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरएनए और डीएनए में क्या वेरिएशन था, मैंने उस दिन भी बताया था तुम्हें कि थाइमीन तो होता है डीएनए में और आरएनए में होता है यूरेसिल। ठीक है, थाइमीन की जगह आरएनए में क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। दूसरी बात, ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन को बोलते हैं प्यूरिन। ये सब क्या है, ये सब नाइट्रोजन बेसिस है। मैंने उससे बताया था ना, स्ट्रक्चर याद कर लेना, 5 तरीके के नाइट्रोजन बेसिस है। ठीक है, तो ये 5 नाइट्रोजन बेसिस 4-4 की कैटेगरी में डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साथ में शुगर, शुगर कौन सा होगा, राइबोस या 2 डीऑक्सी राइबोस। अगर आरएनए है तो राइबोस शुगर होगा, और डीएनए है तो कौन सा शुगर होगा, 2 डीऑक्सी राइबोस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें होता है 2 डीऑक्सी राइबोस में क्या होता है, सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। कैसे एब्सेंट होगा, डायग्राम में देखते हैं। ये देखो, ये शुगर बना है। ठीक है, ये है राइबोस शुगर और ये है 2 डीऑक्सी। राइबोस शुगर किसमें होगी, आरएनए में। 2 डीऑक्सी राइबोस किसमें होगी, डीएनए में। इनका नाम ही शुगर के अकॉर्डिंग रखा गया है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो 4 को पता होगा। होता है ना राइबोज नहीं बोलते, राइबो न्यूक्लिक, राइबोज पूरा नहीं लिखना, क्या लिखना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कि राइबो वर्ड जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो राइबोज शुगर से मिलके बना है। ठीक है, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, टू टू नहीं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो नाम में ही शुगर का नाम आ रहा है ना, इसमें राइबो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये राइबोज से बना है। डीएनए में डीऑक्सी राइबो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो डीऑक्सी राइबोज शुगर से मिलके बना है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, राइबोज शुगर ही है। राइबोज शुगर का दूसरा वेरिएंट है, दूसरा फॉर्म बोल लो, वो है 2 डीऑक्सी राइबोज। इसमें अंतर क्या है, 2 इसलिए लिखा है क्योंकि सेकंड कार्बन पर, आप यहाँ देखो डायग्राम में, ये सेकंड कार्बन था, इस सेकंड कार्बन पर क्या लगाए, OH लगाए। ठीक है, राइबोस के केस में। लेकिन अगर हम 2 डीऑक्सी में देखें तो सेकंड कार्बन पर क्या लगाए, सिर्फ हाइड्रोजन लगाए। ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन कम है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, ऐसे बोल लो, या आप ये बोल लो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप
OH ग्रुप किससे रिप्लेस हो गया, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसीलिए हम राइबोस को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं 2-डीऑक्सी राइबोस। डी का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव कर देना या हटा देना। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ पे कौन हट गया, डी हो हट गया, ऑक्सीजन, ऑक्सी। ठीक है, कौन से पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, इसलिए इसको बोल रहे हैं 2-डीऑक्सी राइबोस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि डिफरेंस बिटवीन राइबोस और 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर में क्या डिफरेंस है, कि सेकंड कार्बन पर वहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, तो उसमें क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को हटा रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन। ऐसे यहाँ पे डीऑक्सी, तो ऑक्सीजन को हटा दिया हमने, कहा, सेकंड कार्बन। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। तो हमने देखा न्यूक्लियोटाइड में, नेक्स्ट पेज पे, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें है ना, इतना तो समझ आ ही गया होगा यार, इतनी बार बता दिया। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में ट्राई टू रिवाइज, रिवाइज नहीं करोगे ना बच्चों तो फिर ना भूलते जाओगे, इतना हो जाएगा एक लिमिट के बाद। ठीक है, 3 चीजें, नाइट्रोजन बेस, राइबोज शुगर, राइबोज भी हो सकती है, 2-डीऑक्सी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि डीएनए बन रहा है या आरएनए बन रहा है। ठीक है, और साथ में फॉस्फेट। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है डीएनए का स्ट्रक्चर, तो हम डीएनए की बात करते हैं, इसको काट देते हैं राइबोज शुगर को। ठीक है, क्योंकि डीएनए में कौन सा होगा, 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा ना, तो इसकी बात करते हैं हम डीएनए की। तो देखो होता क्या है, अब ये 3 यूनिट है, 1, 2 और 3, ये आपस में कंबाइन होंगी तभी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा ना। अभी तो ये क्या है, ये 3 कंपोनेंट है, 3 पार्ट अलग अलग हैं तीनों। जैसे अमीनो एसिड में हमने सी को कंबाइन करा था किसके साथ, OH पे कंबाइन थे ना ये सब, NH2, H और R, तो ये सब कंबाइन थे, एक यूनिट बना रहे थे। ऐसे ही क्या करना है, इनको भी कंबाइन होना पड़ेगा एक यूनिट बनाने के लिए। तो होता क्या है, राइबोज शुगर पर, ये राइबोज शुगर है, पीछे बनाई थी ना, राइबोज नहीं लिखते, डीऑक्सी राइबोज लिखो, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर पर जब फर्स्ट कार्बन पर, ये होगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो एक कंडीशन है कि जब भी नाइट्रोजन बेस कंबाइन होगा तो वो कहाँ कंबाइन होगा, फर्स्ट कार्बन पर शुगर के, फर्स्ट कार्बन शुगर। फर्स्ट कार्बन कौन सा हो गया, ये वाला, तो यहाँ पे क्या लगेगा, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कौन सा हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, चारों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो लगेगा कहाँ, हमेशा फर्स्ट कार्बन पर। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ लगेगा शुगर के, फिफ्थ कार्बन पर। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है, फॉस्फेट ग्रुप ऑलवेज फिफ्थ कार्बन पर लगता है, और नाइट्रोजन बेस कहाँ लगता है, हमेशा फर्स्ट कार्बन पर। तो जब ये ऐसे लग गए तो ये क्या बन गया, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तीनों कंबाइन हो गए ना आपस में, बेस ये आ गया, शुगर ये हो गया और फॉस्फेट ये हो गया, ये तीनों मिलके क्या बना लिया, इन्होंने एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं डीएनए कैसे बनेगा। जब यही न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे चेन में आ जाएंगे एक के बाद एक, ठीक है, तो वो क्या बना लेंगे, वो डीएनए बना लेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को भी तो कंबाइन होना पड़ेगा ना, न्यूक्लियोटाइड 1, ये तो न्यूक्लियोटाइड 1 था, ऐसे ही 2 भी होगा, 3 भी होगा। ठीक है, तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे कंबाइन होंगे, ठीक है, उस बॉन्ड को बोलते हैं, उस बॉन्ड को बोलते हैं जो इसमें ये आपस में कंबाइन होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये लिखा है। ठीक है, ये कैसे बनेगा, फॉस्फो लिखा है, यानी कि कौन हेल्प करेगा ज्वाइन करने में, फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी देखो एक नेक्स्ट पेज लेते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड पहले से था, ऐसे बनाना न्यूक्लियोटाइड कि इस पे क्या आया, फर्स्ट कार्बन पे हमारा नाइट्रोजन बेस आ गया। ठीक है, नाइट्रोजन बेस मान लो एडेनिन था, फिफ्थ कार्बन पे क्या आया, ये फिफ्थ कार्बन था, यहाँ पे था फॉस्फेट। ठीक है, सिमिलरली एक और न्यूक्लियोटाइड होगा पड़ोसी न्यूक्लियोटाइड, इसके फर्स्ट कार्बन पे मान लो जी ग्रुप था। ठीक है, और ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ और फिफ्थ। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, फॉस्फेट होगा। एक और मानो नीचे, 3 न्यूक्लियोटाइड हम बना दिए, समझ आया ना न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, ये था न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 2,
और ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 3, 3 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास हैं। अभी तो ये एक बना है, अब इन दोनों को अलग अलग, ये अभी क्या है, अलग अलग पड़े हैं, इनको आपस में कंबाइन कैसे, कौन करेगा, फॉस्फेट करेगा। कौन करेगा, फॉस्फेट करेगा। ये फॉस्फेट क्या करेगा, ये अपनी शुगर के तो 5th कार्बन पे कंबाइन था, देखा ना हमने कि फॉस्फेट हमेशा कहाँ कंबाइन होता है, शुगर के 5th कार्बन पर। ठीक है, तो अपने तो ये 5th कार्बन पे कंबाइन था, जो पड़ोसी न्यूक्लियोटाइड होगा, जो सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड होगा, या जो इसके पास वाला नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके ये 3rd कार्बन से बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। समझ आया, अपने ये 5th पे कंबाइन था, और जो साइड वाला न्यूक्लियोटाइड होगा या नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके 3rd कार्बन से ये बॉन्ड बनाएगा, ऐसे करके पकड़ेगा। तो आप देख रहे हो ना कि ये फॉस्फेट क्या हुआ, एक ब्रिज का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है ना। इसने क्या करा, इस शुगर मॉलिक्यूल को और इस शुगर मॉलिक्यूल को इस बॉन्ड की हेल्प से और इस बॉन्ड की हेल्प से कंबाइन कर दिया। समझ आया, और इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। तो एक एस्टर बॉन्ड ये हो गया, एक एस्टर बॉन्ड ये हो गया, तो 2 एस्टर बॉन्ड कौन बना रहा है, एस्टर बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 2, और कौन बना रहा है, फॉस्फेट। तो इसीलिए इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समझ आया, बोलो, समझ आया कैसे 2 न्यूक्लियोटाइड डीएनए में कंबाइन हो रहे हैं। बोलो तुषार, ऋषभ, चीकू, समझ आया। 5th कार्बन पर तो देखो पहले से कंबाइन था फॉस्फेट, ठीक है, अपने 5th कार्बन पर फॉस्फेट पहले से कंबाइन था, और दूसरे का उसने कौन सा एंड पकड़ लिया, 3rd एंड, 3rd कार्बन। तो एक जो फॉस्फोडाइस्टर बना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बना, 3 और 5, 3rd कार्बन और 5th कार्बन। 5th कार्बन कौन सा है, उसका अपना कार्बन है, अपनी शुगर का कार्बन, अपनी शुगर का कार्बन है। और 3rd कार्बन कौन सा है, ये ऊपर पड़ोसी शुगर का, पड़ोसी शुगर का। ठीक है, तो इसी बॉन्ड को बोलते हैं, ये दोनों जो बॉन्ड बने, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली तुम यहां देखो सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे ही कंबाइन होंगे। अब इस केस में क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, कोई नीचे भी होगा इसके फॉस्फेट, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो वहां पे ऐसे। तो आप देख रहे हो सारे ऐसे करते करते क्या होगा, पूरी चेन ये कंबाइन हो गई ना। तो ये जो पूरा चेन कंबाइन हुआ इधर, ये क्या बन गया, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, पूरा ऐसे स्ट्रैंड या चेन बन जाएगी, इसको बोलते हैं हम डीएनए के रेफरेंस में डीएनए स्ट्रैंड बन गया हमारा। समझ आई बात। सिमिलरली एक स्ट्रैंड दूसरी तरफ भी बनेगा, यहाँ पे देखो, इसमें देखो, ये देखो, तो एक फॉस्फेट है, एक शुगर मॉलिक्यूल है, और एक ये न्यूक्लियोटाइड है। तो ये क्या बना, न्यूक्लियोटाइड 1। ठीक है, फॉस्फेट, शुगर और ये नाइट्रोजन बेस, 3 चीजों ने मिलकर क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1। नीचे देखो, ये है न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 है। सिमिलरली नीचे वाला क्या है, न्यूक्लियोटाइड नंबर 3। और देखो, तो तुम यहाँ पे जो ये रेड में लिखा है एस्टर बॉन्ड, ये कैसे कंबाइन कर रहा है, ये 3rd पर और 5th पे कंबाइन कर रहा है ना। तो यही होता है एस्टर बॉन्ड, जो हमने अभी आगे देखा था। इसको मिटा दो, अब देखो क्लियर दिखेगा, दिख रहा है ना कि ये कहाँ जा रहा है, 3rd पे, अपने कार्बन पे ये 5th पे अटैच है, और दूसरे पड़ोसी के 3rd कार्बन को इसने पकड़ लिया। तो ये बन गया फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। और डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स क्या हुए, न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 सारे चेन में लगते चले गए। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा पूरा। समझ आ गया, कुछ तो समझ में आया होगा, 100% नहीं भी आया तो ठीक है। बोलो, अब देखो, अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो सबसे पहली बात डीएनए के स्ट्रक्चर में ये है कि जो मॉडल डीएनए का दिया गया है वो किसने दिया है, वॉटसन और क्रीक ने। ठीक है, जो हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो किसने दिया है, वो वॉटसन और क्रीक ने दिया है। वॉटसन और क्रीक ये तो अलग अलग बंदे हैं,
इन्होंने मिलके एक मॉडल बनाया कि हाँ डीएनए ऐसा दिखता होगा, और यही मॉडल क्या है, बेस्ट सूटेड है, जो हम पढ़ते हैं वो वाटसन और क्रिक मॉडल होता है डीएनए का। इन्होंने क्या बोला कि डीएनए कैसा है, डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है। डबल हेलिक्स मतलब ऐसे समझ लो, ये एक स्ट्रैंड ऐसे चलेगी और दूसरी उसके आसपास ऐसे चलेगी, तो वैसे कॉइल होके क्या बन गया, एक हेलिक्स बन गया, जैसे गोल घूमने वाली सीढ़ी, गोल वाली सीढ़ी होती है ना, ऐसे कोई कोई ऊपर करके ऐसे जाती है, तो ये क्या हुआ, हेलिक्स। ठीक है, तो दो स्ट्रैंड है डीएनए में, डबल स्ट्रैंडेड होता है हमारा डीएनए, तो क्या हुआ, डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात इन्होंने बोली कि दो जो स्ट्रैंड है, ये दो स्ट्रैंड है ना, वन स्ट्रैंड और सेकेंड स्ट्रैंड, ये दोनों कैसी होंगी, ये दोनों एंटी पैरेलल होंगी। एक स्ट्रैंड चलेगी 5 to 3 और एक चलेगी 3 to इधर से 3 to 5। इसको बोलते हैं प्राइम। ये कैसी चलेगी, इधर 5 होगा और इधर 3 होगा, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, ये स्ट्रैंड नंबर 2 है और ये है 1। ठीक है, तो ये शुगर है, ये गोल वाला फॉस्फेट है, और ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, तो आप इसमें देखो शुगर के मॉलिक्यूल सीधे है ना, इसमें ऊपर की तरफ है ना, ये पॉइंटेड पोर्शन पेंटागन का, और इसमें देखो ये उल्टा बना है, शुगर उल्टा बनाया ना नीचे की तरफ, क्योंकि ये स्ट्रैंड कैसी है, ये ऑपोजिट है। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट वाली स्ट्रैंड में, 1 वाली स्ट्रैंड में, कि फॉस्फेट ग्रुप जो 5th पर अटैच होता था ना, वो एंड फ्री है। कोई ना कोई तो न्यूक्लियोटाइड ऐसा होगा ना जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, समझ आ रहा है चीकू, कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड तो ऐसा होगा ना जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, तो वो अगर फॉस्फेट है, ठीक है, लास्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट एंड क्या है, फ्री है। बाकी तो फॉस्फेट क्या थे, कंबाइंड थे ना, ब्रिज बना रहे थे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहे थे, समझ आया। लेकिन कोई लास्ट न्यूक्लियोटाइड ऐसा होगा कि उसका फॉस्फेट क्या होगा, फ्री होगा, और फॉस्फेट किस पे लगता है, 5' एंड पे, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये चेन कैसी है, ये स्ट्रैंड कैसी है, 5' to 3', यहाँ पे 3' एंड फ्री होगा। समझ आई ये बात, नहीं समझ में आई? यस मैम चल रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा है ना जी को, यही हो रहा है ना, यही हो रहा है, सही बता दो बिल्कुल। चलो बताओ, प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, प्यूरिन में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, रिवाइज करके नहीं आए हैं बच्चे, ठीक है ना। ये अभी पढ़ना है या नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, ये बताओ पहले तो तुम। ये समझ आया मैंने क्या बताया, 5' to 3' क्यों होता है ये, क्योंकि एक स्ट्रैंड सीधी होगी और एक उल्टी चलेगी। ठीक है, एक का शुगर अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरे का शुगर नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो एक को बोलेंगे हम 5 to 3, हाँ निगम इज राइट, और दूसरे को बोलेंगे 3 to 5। आगे वाली इसमें देखो, यहाँ देख लो, इसमें ज्यादा क्लब है, ये 5' एंड है। 5' क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका फॉस्फेट फ्री है ना, फ्री फॉस्फेट, ऊपर कोई बॉन्ड तो नहीं बना रहा फॉस्फेट, लास्ट न्यूक्लियोटाइड मान के चलो कि ये क्या है, लास्ट न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का, तो इसका फॉस्फेट एंड फ्री है। अदरवाइज नहीं तो ये क्या करता, 3rd कार्बन से अटैच हो जाता। ठीक है, तो फॉस्फेट किस पे होता है, 5 पे, तो इस एंड को बोलेंगे 5' एंड। दूसरी क्या देखें, अगर इसी चेन में लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कौन सा एंड फ्री है, OH। OH किस पे होता है, 3' पे, तो इस डायरेक्शन, इस स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या हुई, 5' to 3', इसको प्राइम बोल देते हैं, 5' to 3' भी बोल देते हैं। अगर इससे दूसरा आप देखो, ये वाला स्ट्रैंड देखो, तो इसका उल्टा होगा, क्योंकि ये उल्टी चल रही है, इसका फॉस्फेट इधर है, फॉस्फेट यानी कि 5th कार्बन इधर है, तो ये 5' हो गया, और इसका 3rd कार्बन यानी कि OH इधर है, तो ये 3' एंड हो गया। तो ये ऐसे चल रही है। हमेशा जो हम डीएनए का डायरेक्शन लिखते हैं ना, वो 5' to 3' लिखते हैं। ये होती है सीधी वाली स्ट्रैंड, और उल्टी होगी 3' to 5', यानी कि ये वाला क्या है, ये मेन स्ट्रैंड है, और 3 to 5 वाली को बोलते हैं ऑपोजिट स्ट्रैंड। ये बात समझ में आई, ऑपोजिट क्यों बोल रहे हैं इसको। ठीक है, एक का डायरेक्शन होता है 5 to 3, और 5 to 3 वाली स्ट्रैंड को ही हम मेन स्ट्रैंड या नॉर्मल स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, तो 3 to 5 को बोलते हैं ऑपोजिट। इसीलिए हम लिखते हैं कि डीएनए की जो स्ट्रैंड्स हैं दोनों, वो कैसी है, एंटी पैरेलल। एंटी मतलब
दे रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो बैकबोन है, अब देखो आप तो ये डीएनए लैडर की तरह है ना, कैसा है ये डीएनए? लैडर की तरह। लैडर क्या होती है? सीढ़ी। अगर आप डीएनए को सीढ़ी से कंपेयर करो तो सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर है डीएनए का। सीढ़ी में क्या होता है? साइड में दो लकड़ी के डंडे होते हैं लंबे, और बीच में क्या है? चढ़ने के लिए स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है। साइड में क्या है? दो लंबे लंबे डीएनए के स्ट्रैंड है, ये वाले। ये जो ब्लू में पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? ये लकड़ी के डंडे हो गए जैसे सीढ़ी में होता है, और बीच में क्या है? स्टेप्स हैं जो नाइट्रोजन बेसिस ने बना रखे हैं। ये ATGC, ये क्या है? नाइट्रोजन बेसिस है ना। तो हमें ये पूछ रहा है ये कि डीएनए में जो बैकबोन होता है, बैकबोन से मतलब क्या है? जो ये लकड़ी के डंडे वाला स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बैकबोन। कौन बना रहा है बैकबोन? शुगर और फॉस्फेट बना रहे हैं ना। ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल और शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं? ये दोनों मिलके बना रहे हैं डीएनए का बैकबोन। ठीक है, और स्टेप्स कौन बना रहा है? नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस। ऐसे ही दूसरे स्ट्रैंड की बात करें तो शुगर और फॉस्फेट क्या बना रहे हैं? बैकबोन बना रहे हैं। लैडर का, सीढ़ी का वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो लंबा लंबा डंडे होते हैं। ठीक है, लंबे डंडे कौन बना रहा है? शुगर और फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट। ऐसे इधर दूसरे स्ट्रैंड में शुगर फॉस्फेट। लेकिन जो बीच में आ रहे हैं, जो स्टेप्स बनेंगी, वो कौन बनाएगा? नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो अब हमने देखा कि नाइट्रोजन बेस बना तो रहे हैं, लेकिन ये दोनों कंबाइन भी तो होने होंगे ना, तभी तो पूरा डीएनए बनेगा। एक स्ट्रैंड का ए है और एक का टी है, तो इसको आपस में कंबाइन करना पड़ेगा ना, तभी तो पूरा जुड़ेगा डीएनए। नहीं तो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग रह जाएंगी। तो कैसे कंबाइन होता है? ए हमेशा टी के साथ कंबाइन होता है। कैसे? दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। और सी हमेशा जी से कंबाइन होता है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहां देखो, ए या टी था क्या? थाइमीन। ए क्या होता है? एडेनिन। दो हाइड्रोजन बॉन्ड बने, दो डॉटेड लाइन दिख रही है ना। और इस वाले स्ट्रक्चर में देखो जी है और ये सी है। यहाँ पे कितने? तीन। तो जी और सी कैसे होंगे? ऐसे। ए और टी ऐसे। समझ आया? यहाँ पे देख लो, इस डायग्राम में देख लो, दिख रहा है ना? हाइड्रोजन बॉन्ड बने दिख रहे हैं, ये बने हैं। ए और टी में दो बने हैं, जी और सी में तीन बने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। समझ आ रहा है? बोलो। ऋषभ समझ आ गया? इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक पढ़ के आना दोबारा। डीएनए का स्ट्रक्चर बच्चों पढ़ के आना।